रायपुर गांव में एक रामू नाम का समोसे बेचने वाला रहा करता था। वो और उसकी पत्नी सीमा हर रोज गांव में जाकर समोसे बेचा करते थे। लेकिन रामू के ठेले पर अब ग्राहक बहुत ही कम हो गए थे। जो ग्राहक एक बार आता था वो दोबारा नहीं आता था। रामू इस बात से बहुत ही चिंतित रहता था। एक दिन वो अपनी पत्नी सीमा से कहता है, ना जाने ग्राहकों को क्या हो गया है, पहले की तरह कोई समोसे खाता ही नहीं है। बहुत ही कम बिक्री हो गई है समोसों की। हाँ रामू जी, आप एकदम ठीक कहते हो। आजकल हमारी समोसे की बिक्री बहुत कम हो रही है। अरे तुम्हारे हाथों के समोसे मुझे अच्छे नहीं लगते, ग्राहक का खाक खाएंगे तुम्हारे समोसे। अगर ऐसा है तो आप बनाइए ना समोसे, तब आपको पता चल जाएगा कि कितनी मेहनत लगती है समोसे बनाने में। अरे हाँ पता है। वैसे मैं क्या सोच रहा हूँ, हमारे गांव में एक सीमा बहन रहती थी, उनके हाथों के समोसे बहुत ही स्वादिष्ट होते थे। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं उनके गांव जाकर उन्हें यहाँ पर ले आऊं। अगर वो हमारे समोसे बनाकर देंगी तो हमारा बहुत मुनाफा भी हो जाएगा और उनको भी कोई व्यापार मिल जाएगा। रामू अब उस गांव में जाता है जिस गांव में मीना रहती थी। रामू मीना के घर पहुंचता है तो मीना उससे कहती है, अरे आओ ना रामू भैया, कैसे आना हुआ? अरे मीना बहन, मुझे आपसे कुछ काम था, इसीलिए मैं इतनी दूर आपके घर आ जाऊं। क्या काम था रामू भैया, बोलिए ना, जो आपको मेरे घर आना पड़ा? अरे मीना बहन, आप समोसे बहुत अच्छे बनाती हो और शहर में मेरा एक समोसे का ठेला है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना तुम मेरे ठेले पर आकर समोसे बनाना शुरू कर दो, मैं उसके आपको बहुत अच्छे पैसे दे दूंगा। बात तो आपकी ठीक है रामू भैया, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी और इससे मेरे परिवार को सहारा भी मिल जाएगा। अच्छा तो ठीक है, मैं अभी टैक्सी लेकर आता हूँ, हम दोनों फिर शहर चलेंगे। फिर उसके बाद रामू मीना को शहर ले आता है और घर आकर वो उसे हर रोज 100 समोसे बनाने का काम बता देता है। फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर मीना 100 समोसे बनाकर तैयार कर देती है। मीना के हाथ के बने हुए समोसे बहुत ही स्वादिष्ट होते थे और हर रोज की तरह रामू अपनी पत्नी के साथ समोसे बेचने आ जाता है। आज रामू के ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाती है और सभी लोगों को वो समोसे बहुत ही पसंद आते हैं। तभी एक रमेश नाम का आदमी समोसे खाने के बाद कहता है, अरे कुछ भी खाओ रामू बेटा, लेकिन तुम्हारे जैसे समोसे किसी ने नहीं आज तक बनाए इस रायपुर गांव में। वाह वाह वाह, अरे मजा ही आगे खाकर। आहा, कितना स्वादिष्ट समोसे बनाया तुमने। फिर कुछ ही देर के बाद रामू के सारे समोसे बिक जाते हैं और आज उसकी बहुत ही अच्छी कमाई हुई थी। इतने सारे पैसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी उसकी पत्नी सीमा घर आकर कहती है, बस ऐसे ही हमारे ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा होती रहे, आज हमारी कमाई बहुत ही अच्छी हुई है। ये सब मीना बहन के हाथों से बने हुए समोसे का कमाल है सीमा, उनके हाथों जैसे समोसे आज तक किसी ने नहीं बना पाए। सुनो रामू जी, कल सुबह जल्दी उठ जाना। वो क्या है ना, समोसे बनाने का सामान खत्म हो गया है तो कल सुबह जल्दी मंडी हो आएंगे, क्योंकि कल समोसे बनवा कर ठेला भी तो लगाना है। अच्छा ठीक है, तुम मुझे सुबह जल्दी उठा देना, जब तक मैं मीना बहन को उनके पैसे देकर आता हूँ। ये कहकर रामू मीना के घर आता है और उसे अपनी कमाई में से आधे पैसे दे देता है और उससे कहता है, अरे मीना बहन, आज तो हमारे समोसों का व्यापार बहुत अच्छा हुआ, ये लो आधा मुनाफा आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रामू भैया। और हाँ मीना बहन, अब हमारे ग्राहक बढ़ रहे हैं, इसलिए कल तुम्हें 200 समोसे बनाने होंगे। जी भैया, कल मैं जल्दी उठकर आपके 200 समोसे बनाकर तैयार कर दूंगी, बस आप उसमें लगने वाला सामान ले आना। फिर अगले दिन मीना 200 समोसे बनाकर तैयार रखती है और वो सारे समोसे भी रामू के बिक जाते हैं। फिर अगले दिन वो उसे 300 समोसे बनाने का ऑर्डर देता है। इस तरह मीना अब रामू को बहुत सारे समोसे बनाकर देने लगी और अब रामू की बहुत अच्छी कमाई होने लगी। ये सब देखकर सीमा को जलन होने लगी थी। तब वो रामू से कहती है,
रामू जी, आप उस मीना को कमाई का आधा हिस्सा दे रहे हो। समोसे बेचने का सामान हमारा और पूरे दिन ठेले पर खड़े रहने की जिम्मेदारी हमारी, और आप उस मीना को सिर्फ घर बैठकर समोसे बनाने का आधा हिस्सा दे रहे हो। ये सही नहीं है। अरे हाँ भाग्यवान, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। जब से मीना बहन ने समोसे बनाना शुरू किए हैं तब से हमारे धंधे में कितना मुनाफा भी तो हो रहा है। और ये मुनाफा आप आधा कर देते हो। आप ही सोचिए। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन हम मीना को निकाल भी तो नहीं सकते हैं। अगर हम उसे निकाल देंगे तो फिर हमारा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। उसे आप मुनाफा या पगार नहीं, दिन के पैसे दिया करो, समझे? अरे हाँ, ये तो तुमने एकदम ठीक कहा। चलो हम कल से ऐसा ही करेंगे। अगले दिन रामू मीना को 300 समोसे बनाने का ऑर्डर देता है और उससे कहता है, अरे मीना बहन, महंगाई बहुत बढ़ गई है और मेरे समोसों का दाम वही है, इसलिए मेरे मुनाफे में बहुत ही घाटा हो रहा है। इसलिए मैं तुम्हें रोज के सिर्फ 100 रुपए दे पाऊंगा। मगर भैया, आपने मुझे मुनाफे के आधे पैसे बताए थे, तो फिर अब क्या हुआ? और 100 रुपए तो मुझे गांव में भी मिलते थे, फिर मैं यहाँ क्यों आ गई? और वैसे भी भैया, समोसे का स्वाद अच्छा होने की वजह से ही लोग समोसे खाते हैं। अरे मीना बहन, आपको बहुत ज्यादा लालच आ गया है और इतना लालच अच्छा नहीं है। भैया, मुझे लालच आया है या फिर आपको लालच आया है? मैंने तो समोसे बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो फिर आप ही बताइए, मैं अपने हक के पैसे कैसे छोड़ दूं? अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। वो गाँव ही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। मैं तो सोच रहा था कि 2 पैसे कमा लोगी तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कुछ और ही मंजूर है। जाओ मेरे घर से। बेचारी मीना अपनी बेटी को लेकर अपने गांव वापस जाने लगी। तभी रास्ते में एक जगह रुककर उसकी बेटी नेहा ने उससे कहा, माँ, आप परेशान मत होना, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। माँ, क्यों ना हम अपना अलग समोसे का ठेला लगाएं? हमारे पास थोड़े बहुत पैसे भी जमा हैं, इससे हम समोसे का ठेला लगा सकते हैं। हाँ नेहा बेटी, तुम एकदम सही कह रही हो, हम ऐसा ही करेंगे। फिर अगले दिन मीना अपनी बेटी की मदद से गांव के बीचों बीच अपना एक समोसे का ठेला लगाती है, और वो भी रामू के ठेले के बगल में ही। उस दिन मीना सिर्फ 85 समोसे बनाती है, लेकिन पहला दिन होने की वजह से उसका एक भी समोसा नहीं बिकता। ये देखकर वो काफी निराश हो जाती है। नेहा बेटी, क्या ये धंधा हमें नहीं करना चाहिए था क्या? अरे माँ, आज पहला ही दिन तो था। एक ही दिन में कैसे पता चलेगा कि लोगों को हमारे समोसे पसंद आएंगे या नहीं? हम कल भी ये काम करके देखेंगे। अगले दिन मीना फिर से 50 समोसे बनाकर अपने ठेले पर बेचने आती है। तभी उसके पास एक ग्राहक आता है। अरे बहन, एक समोसा कितने का दे रही हो? 10 रुपए का एक है भाई जी, बताओ कितने दे दूं? अरे ज्यादा समोसे नहीं चाहिए, बस 2 ही दे दो। फिर उसके बाद वो आदमी समोसे खाता है और उसे समोसे का स्वाद बहुत पसंद आता है, इसलिए वो घर के लिए भी पैक करवाता है। धीरे धीरे मीना के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी और सबको उसके समोसे पसंद आने लगे। इसी के साथ साथ रामू के ठेले पर ग्राहक कम आ रहे थे और मीना के समोसे की चर्चा पूरे गांव भर में होने लगी। तभी एक दिन गांव का मुखिया उसके ठेले पर आता है और उससे कहता है, अरे बहन, जरा एक समोसा देना। मीना ने मुखिया को समोसे खाने के लिए दे दिए। जब मुखिया वो समोसे खाता है तो उसे वो समोसे बहुत पसंद आते हैं। तब वो कहता है, अरे बहन, परसों मेरे पोते का जन्मदिन है, क्या तुम उसके बर्थडे पार्टी के लिए समोसे बना दोगी? जितने भी तुम समोसे बनाओगी मैं उससे 2 पैसे दूंगा तुम्हें। जी मैं जरूर आऊंगी और सब लोगों को अच्छे समोसे देने की ही मेरी कोशिश रहेगी। ये लीजिए आपके एडवांस के पैसे। फिर एडवांस देकर मुखिया वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर रामू जलने लगा, लेकिन उसे पता था कि अब वो कुछ नहीं कर सकता था।
तब वो घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे सीमा, अब हमें और कोई धंधा करना पड़ेगा। अब ये समोसे बेचकर काम नहीं चलेगा। हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो अब हम अपना दूसरा धंधा शुरू करते हैं। फिर उसके बाद रामू समोसे की दुकान बंद करके कड़ी चावल बेचने लगता है और वहीं दूसरी तरफ मीना के समोसे खूब बिकने लगते हैं। रोहित और उसकी माँ सुनीता दिल्ली शहर के रहने वाले थे। रोहित हर समय अपने कामों में ही उलझा रहता था, जिसके चलते वो अपनी माँ को समय भी नहीं दे पाता था। हर दिन रोहित अपने ऑफिस के कामों से बाहर ही रहता था, जिसके चलते हमेशा उसकी माँ अकेली रह जा करती थी। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन रोहित अपने ऑफिस के लिए तैयार होकर बाहर आता है। तब उसकी माँ उससे कहती है, बेटा तू ऐसे कब तक काम के चक्कर में इधर उधर भागता रहेगा? तुझे अपनी शादी वादी करनी है या नहीं? अरे माँ, शादी के लिए कौन सी उम्र निकली जा रही है, कर लूंगा ना शादी। बेटा तेरी उम्र नहीं निकल रही, लेकिन मेरी उम्र बढ़ रही है। क्या माँ, आप सुबह सुबह शादी का टॉपिक लेकर बैठ गई? क्या फिर से पड़ोस में किसी की शादी हो गई क्या? वो तो हो ही जाएगी, सब तेरी तरह पागल थोड़ी हैं। अरे माँ, मैं पागल नहीं, समझदार हूँ, जो कि मैं शादी ना करके अपने घर की शांति को भंग होने से बचा रहा हूँ। रहने दे बेटा, इतनी भी शांति लेकर क्या करूँगी? तू तो चला जाता है काम पर और मैं अकेली रह जाती हूँ घर में। अच्छा ठीक है माँ, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, इस बारे में रात को बात करेंगे। ये कहकर रोहित अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और सुनीता भी अपने घर के कामों में लग जाती है। रात को जब रोहित अपने ऑफिस से घर आता है तो अपनी माँ को सोफे पर आंखें बंद करके अकेले बैठा हुआ देखकर उनके पास आकर कहता है, अरे माँ, आप ऐसे क्यों बैठी हो? क्या हो गया आपको? मेरी किसी चीज से तुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? ऐसी बात नहीं है माँ। अच्छा ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तू झूठ तो नहीं बोल रहा मुझसे? नहीं माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं अभी ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ। जब तक आप लड़कियाँ देख लो और मैं वहाँ से आते ही आपकी पसंद की लड़की से शादी कर लूँगा। फिर अगले दिन रोहित अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो रायपुर गांव में पहुंचता है तो वो अपनी कार से उतरता है। तभी उसकी टक्कर एक काजल नाम की लड़की से हो जाती है, जिसे वो गिरने से बचा लेता है। ये सब कुछ नजारा गांव का एक लड़का देख लेता है और वो ये सब कुछ काजल के घर वालों को बता देता है। तभी काजल का भाई मोहन गुस्से में बंदूक लेकर उसके पास आता है और उससे कहता है, अरे साले, तू हमारे गांव में आकर हमारी बहन को छेड़ रहा है और वो भी बीच रास्ते में। अरे भैया, ये मुझे छेड़ नहीं रहे थे, बल्कि ये तो। अरे तू चुप कर, तुझे तो मैं बाद में बताऊंगा। देखिए भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं एक शरीफ लड़का हूँ। अरे वो तो दिख रहा है कि तू कितना शरीफ लड़का है। तूने हमारे गांव में आकर हमारी बहन का हाथ पकड़कर उसकी बदनामी की है। अब तुझे इससे शादी करनी होगी। भैया, ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे मैं इनसे शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ। शादी तो तुझे करनी ही होगी। अगर तू शादी नहीं करेगा तो फिर तुझे अपनी जान देनी होगी। मोहन की बात सुनकर और उसके हाथ में बंदूक देखकर रोहित कुछ नहीं कहता और सभी गांव वाले मिलकर उन दोनों की जबरदस्ती मंदिर में शादी करवा देते हैं। कुछ समय बाद रोहित अपने शहर वापस लौट आता है। तभी रोहित सीधा अपने दोस्त राहुल के घर जाता है और उसे सारी बात बताता है और उससे कहता है, अरे दोस्त यार, जब तक तेरी बीवी तेरे घर नहीं आ जाती तब तक तू इसे अपने घर ले जा। लेकिन यार, अगर मेरी बीवी को पता चला तो वो तो मेरी जान ही ले लेगी। अरे यार, मैं तुझे छोड़कर किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। प्लीज ले जाना इसे अपने घर। अच्छा ठीक है भाई, लेकिन ज्यादा दिनों के लिए नहीं। पता चले तुझे बचाने के चक्कर में मैं ही फंस जाऊं। भाई बस कुछ दिनों के लिए,
बस मैं माँ को सब कुछ बताने के बाद इसे ले जाऊंगा। काजल, जब तक मैं तुम्हें लेने नहीं आता तब तक तुम इसके साथ इसके घर रहना। ठीक है रोहित जी, आप मेरे पति परमेश्वर हो, इसलिए आप मुझसे जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। फिर उसके बाद रोहित काजल को राहुल के घर छोड़कर अपने घर आता है। कुछ देर बाद जब वो अपने घर आता है तो देखता है कि उसके घर बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, जिसके चलते वो अपनी माँ से कुछ भी बात नहीं कर पाता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन रोहित की माँ उसके कमरे में आकर उससे कहती है, बेटा जब से तू घर आया है मैं देख रही हूँ तू बहुत परेशान रहने लगा है। अरे माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो अगर तू शादी के लिए मना करने वाला है तो मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी, क्योंकि मैंने तेरे लिए लड़की देख ली है। अरे माँ, बहू के लिए शादी की, मेरा मतलब है कि शादी के लिए बहू की अब क्या जरूरत है? मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तेरी शादी उसी के साथ होगी जिससे मैंने तय की है, तुझे मेरी कसम है। हे भगवान, मुझे जो जिंदगी गांव की गोरी और शहर की छोरी के साथ ही बितानी पड़ेगी। गांव में काजल के भाई ने नहीं सुना था, यहाँ पर माँ नहीं सुन रही है, अब करूँ क्या? रोहित के लाख समझाने पर भी उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती और रोहित की शादी अपनी पसंद की लड़की से करवा देती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शाम के समय रोहित अपने दोस्त राहुल से मिलने उसके घर आता है, जहां उसकी गांव की पत्नी कायल उसे देखकर उससे कहती है, क्यों पतिदेव, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ या फिर तुम्हारे दोस्त की? अरे जब से तुम शहर आए हो मैं भी यही हूँ, लेकिन तुमने अभी तक सासू माँ से नहीं मिलवाया। कायल, तुम हम दोनों के लिए चाय लेकर आओ, मुझे अपने दोस्त से कुछ बात करनी है। रोहित जी, आप हर बार ऐसा ही करते हो, हर बार आकर मेरी बात को टाल देते हो। नहीं काजल, मैं तुम्हें जल्दी ही अपने घर लेकर जाऊंगा, लेकिन तुम अभी जाकर हमारे लिए चाय लेकर आओ। फिर कायल किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है। तब रोहित अपने दोस्त से कहता है, मुझे माफ करना यार, तुझे मेरी वजह से इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। अरे साले, तू मेरी छोड़ अपनी देख। जब तेरी एक शादी हो चुकी थी तो फिर तूने दूसरी शादी क्यों की? एक मुसीबत कम पड़ रही थी क्या? अरे यार, मैं करता क्या, माँ ने मुझे अपनी कसम जो दे दी थी। तू बैठ बेटा आराम से, गांव की गोरी और शहर की छोरी के साथ इसे संभालना तो फिर भी आसान है। अगर नई वाली भाभी को पता चल गया तो फिर तू तो गया बेटा। लेकिन हाँ, जब तक मेरी बीवी नहीं आ जाती तब तक का ही समय है तेरे पास। अबे साले, तुझे हमेशा ही अपनी पड़ी रहती है। अब तू बैठ जहाँ पर, मैं जा रहा हूँ अपने घर। ये कहकर रोहित अपने घर आ जाता है। जब वो अपने घर आता है तो वहाँ उसकी पत्नी कोमल उससे कहती है, क्या बात है रोहित जी, आजकल आप बाहर के चक्कर कुछ ज्यादा लगा रहे हो, क्या आपने बाहर भी कोई पटा रखी है? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, पता नहीं जाने क्या क्या बोलती रहती हो। अरे आप इतना चिढ़ क्यों रहे हो, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम ध्यान रखना, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जाइए, फिर आने की जरूरत भी नहीं है। वैसे भी आपकी हरकतें बता रही हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम्हें जो सोचना है सोचती रहो, मैं तो जा रहा हूँ सोने। ये कहकर रोहित सोने चला जाता है। अगली सुबह वो अपने ऑफिस के लिए तैयार होकर जब नीचे आता है तो वो देखता है कि उसका दोस्त राहुल अपनी पत्नी सीमा और कायल के साथ खड़ा होता है। भाई मुझे माफ कर दे, मैं और इसे अपने घर नहीं रख सकता। मेरी बीवी को गलतफहमी हुई है, तू उसे दूर कर दे, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गलतफहमी नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। अब मुझे पता चला कि तुम मुझे मेरे मायके क्यों नहीं लेने आए थे, क्योंकि तुमने यहाँ गर्लफ्रेंड जो पटा रखी थी। अरे यार, जो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, जो रोहित के गांव वाली पत्नी है। राहुल भाई, आपका दिमाग तो ठीक है, आप खुद बचने के लिए मेरे पति पर इल्जाम लगा रहे हो। नहीं राहुल भैया, वो सच बोल रहे हैं। रोहित जी ही हमारे पति परमेश्वर हैं। एक गांव की लड़की, चुप कर तू। कितने पैसे मिले हैं तुझे मेरे पति को अपना पति बताने के लिए? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है?
ये मेरे पति देव हैं। ये सब कुछ चल क्या रहा है, कोई सच बोलेगा? सभी लोग अपनी अपनी बात को लेकर बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी रोहित परेशान होकर जोर से चिल्लाकर कहता है, चुप हो जाओ तुम सब लोग, बस बहुत हो गया। काजल मेरी ही पत्नी है, मैं बताता हूँ कैसे। ये कहकर रोहित अपनी दोनों जबरदस्ती की हुई शादियों के बारे में बता देता है। ये सुनने के बाद उसकी दोनों पत्नियां उसे छोड़कर चली जाती हैं। तब रोहित अपने आप से कहता है, मैं इस गांव की गोरी और शहर की छोरी के चक्कर में कहीं का नहीं रहा, दोनों ही छोड़कर चली गई। मेरी हालत उस कहावत की तरह हो गई है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। दोस्तों ये थी आज की कहानी, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए